दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट और आप मुंबई के फीनिक्स मॉल से लाइव। ब्रेक से पहले हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया थे, जिन्होंने एसपी तुलसियान, शशांक देसाई, अनिल सिंह भी, सुभाष लखोटिया और सुमित वैद के साथ एक चर्चा की, समझने की कोशिश की कि बाजार के दिग्गज, बड़े जानकार जो बजट को आम आदमी से बेहतर समझते हैं, वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं। और उनका सबका यही मानना था कि बजट बुरा नहीं है, बहुत रिफॉर्मिस्ट भी नहीं है, कहा जा सकता है कि एक दिशा देने की कोशिश की है लॉन्ग टर्म के लिए, ये एक अच्छा बजट माना जा सकता है। अब इस बजट का आप लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये समझने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं और आपके सवालों को हम उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप अपने सवाल खुद उठाएं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए जो पैनल इस वक्त हमारे साथ है, मैं आपका उनसे एक बार फिर तारुफ करवाना चाहूँगी। सुभाष लखोटिया, टैक्स गुरु, हमारे सीएनबीसी आवाज़ के आपके साथ हैं ही, ये आपके टैक्स से जुड़े हुए कोई भी मसलों का जवाब दे सकते हैं। सुमित वैद, फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के CEO हैं ये, तो आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो आप उनसे पूछ सकते हैं। राजेश जैन, जो बाजार के जानकार हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, आपके किसी भी सवाल का जवाब देंगे। और साथ ही मेरी सहयोगी स्वाति, वो भी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। ये आपके लिए हर रोज योर मनी लेकर आती हैं, जिसमें आप अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सभी सवाल पूछते हैं। स्वाति, बाजार के बड़े मुद्दों पर हमने बात कर ली ब्रेक के पहले। अब जो आम आदमी, उनके मन में बहुत सवाल हो रहे होंगे कि बजट से मुझे क्या मिला, क्या मेरी सेविंग बढ़ी, क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ या टैक्स सेविंग एवेन्यूज़ बढ़े, मेरी टैक्स एग्जम्प्ट लिमिट कितनी हुई है। बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे जो दिमाग में होंगे, जो नॉर्मली हम पूछना भूल जाते हैं। आपके लिए मौका है आज सवाल पूछने का। आपके सामने यहाँ पर 3 एक्सपर्ट है, चाहे स्टॉक बाजार के स्टॉक मार्केट के बारे में सवाल पूछना हो, टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल पूछना हो, या फिर म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस, किसी के बारे में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। कविता, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं यहाँ पर, किनके पास क्या सवाल है? जी, हमारे पास एक सवाल है पर्सनल फाइनेंस के लिए। अपना नाम बताइए। मैं राम हूँ। मेरा सवाल है कि मैं इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट होने के लिए कौन से एसेट क्लास में पैसे डालूं, क्योंकि अगर मैं बॉन्ड में डालता हूं तो मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है 1 या 2% होगा, और अगर मैं स्टॉक्स में डाल लूँ बिकॉज ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी जो है, मीना रीजन और जो US डेट सीलिंग है और यूरोजोन का जो रीफाइनेंस पैकेज है, जिसके वजह से कैपिटल आउटफ्लोज हो सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है। तो कौन सा एसेट क्लास बेटर है इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए? इनकम को किस तरह इन्फ्लेशन प्रूफ किया जाए? सुमित, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनवाइए। उस फाइनेंशियल प्लान में आप अपना इन्वेस्टमेंट का एक गोल रखिए, किस गोल के लिए आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट 2 अलग चीज़ें हैं। सेविंग का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंस। जब आप अपनी सेविंग एक डिफाइंड गोल, एक डिफाइंड टाइम पीरियड, डिफाइंड रिटर्न, डिफाइंड रिस्क के लिए करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जैसे ही आप अपना गोल बनाएंगे, उसके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। एसेट एलोकेशन करिए उस गोल की ड्यूरेशन के हिसाब से। मान लीजिए आपका गोल है 5 साल का, आप 5 साल बाद एक घर खरीदना चाहते हैं और उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि उस घर के लिए आपको 10 या 15 लाख रुपए जमा करने हैं। अब आपके पास 5 साल हैं वो 15 लाख रुपए जमा करने के लिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। एसेट एलोकेशन कीजिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, और आजकल गोल्ड जो कि एक अच्छी कमोडिटी है और कुछ एक अच्छे म्यूचुअल फंड आए हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। इस एसेट एलोकेशन का बेनिफिट लेके अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके एक रिटर्न निकालने की कोशिश कीजिए। आपने मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में बात बोला, आपके कंसर्न बिल्कुल ठीक है, बट ज़्यादातर हिस्ट्री में ये देखा गया है ये कंसर्न एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं, इट्स वेरी कंड्यूसिव फॉर अस कि हम ये एज्यूम करें कि हमारी कंट्री 14 से 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी देगी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक एसेट एलोकेशन का तरीका अपनाइए और अपने गोल्स को बिना टेंशन लिए अचीव कीजिए। चलिए हेमंत, आपके पास भी कोई सवाल है? ये जो हमारे दर्शक हैं ये टैक्स गुरु लखोटिया के बहुत बड़े फैन हैं और ये जानना चाहते हैं लखोटिया जी से। पूछिए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। मैं प्रेम शंकर अग्रवाल हूँ, जलगांव से आया हूँ सर, और आपको सवाल करना चाहता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट थी 20,000, ये ऐसा कहा जा रहा था कि 50,000 हो जाएगी, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको गाइड करें। पहला तो आश्चर्य ये हो रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यही बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे ज्यादातर दर्शकों के पास तो पैसा कम है भैया, तभी तो वित्त मंत्री जी से बार बार बोल रहे हैं कि वित्त मंत्री जी टैक्स कम से कम इतना घटाओ
कि हमारी जेब में थोड़े से पैसे तो ज़्यादा हो जाएं। पर बात आपकी बिल्कुल सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड देश की तरक्की का निशाना बिल्कुल है सही, और सरकार को चाहिए तो ये था कम से कम 50,000 रुपए का निवेश इसमें परमिट करते। देश की होती तरक्की, हमारी होती बचत, परंतु क्या करें, नहीं किया कुछ भी बढ़ाई। पर खुश तो फिर भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अगर ये बदलाव नहीं लाते और सरकार कहती कि 20,000 रुपये छुट्टी नहीं, तो हमारी और आपकी तो छुट्टी हो जाती ना, 2,000 से 6,000 रुपये टैक्स ज़्यादा लगता। वैसे भी 1 अप्रैल 2012 अर्थात अगले साल से इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश पर छुट्टी हो जाएगी, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला डीटीसी के तहत। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टैक्स गुरु का कार्यक्रम देखते हैं, देखते जाइए, टैक्स बचाते जाइए। चलिए, यहाँ पर एक सवाल मेरे पास है राजेश के लिए। राजेश, आज के बजट में बेसिकली जो फोकस रहा है एफएम का, वो हमने देखा है कि रियल एस्टेट पर रहा, इंफ्रा पर भी रहा, ऑटो सेक्टर भी इससे थोड़ा फ़ायदे में दिख रहा है। लॉन्ग रन में क्या लगता है, ये जो बजट आज पेश किया गया, कौन से सेक्टर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं निवेशकों के लिए? देखिए, जिस तरह से बाजार बंद हुआ उससे लोगों को यही लगा कि बजट किसी तरह से टाइम फिस हो गया। पर यदि आप बजट का मूल स्ट्रक्चर समझें तो आप पाएंगे कि वित्त मंत्री ने हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं उसको ज़्यादा त्वरित न करके बहुत तेज़ी से महंगाई को बढ़ने नहीं देंगे। ये इस बजट की सबसे बड़ी देन होगी। और इसमें उनका सबसे बड़ा हाथ इस बात का है कि उन्होंने सभी वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, जो कि आशा की जा रही थी कि 2008 के स्तरों पर फिर से एक्साइज ड्यूटी यदि वे वापस रख देते तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाती। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से अब आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ेगी नहीं। और दूसरा एक जो बड़ा काम उन्होंने किया है कि वे जब से सोनिया गांधी जी के साथ यूपीए की सरकार आई है, ये गवर्नमेंट मूल रूप से गांवों में जाकर गरीब और कमज़ोर वर्गों में पैसा और इनकम आए ऐसे अक्सर काम कर रही है, जिस वजह से सब जगह डिमांड बढ़ रही है। तो यदि आज आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कंज्यूमर क्षेत्र की कंपनियां जैसे आईटीसी हो गई, गोदरेज हो गए, इनमें यदि आप आज निवेश करेंगे तो शर्तिया साल 2 साल में आप देखेंगे कि आपके निवेश पर 25 से 40% का रिटर्न प्राप्त होगा। एक सज्जन जी ने अभी प्रश्न पूछा था कि बाजार की खस्ता हालत देखकर मैं इस समय इन्फ्लेशन को बीट करते हुए कैसे निवेश करूं। तो यदि आप इस समय बाजार का नज़रिया देखेंगे तो इसमें निवेश करने के लिए कई सारे अच्छे अच्छे शेयर हैं, जिन्हें यदि आप आज खरीदते हैं तो आप पाएंगे कि 3 साल में इनमें दुगने होने का भी बहुत अच्छा चांस है। आज के स्तरों से बाजार में सिर्फ 10% की गिरावट की घबराहट आप रखें और आपको यहाँ से बढ़त कम से कम 20-25% सन 2011 में भी प्राप्त हो सकती है। प्रणब मुखर्जी का जो बजट है उसमें थोड़ा सा गणित समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए शायद आज बिकवाली आपको दिखी और बाजार भी जैसा कि डिस्कस किया गया थोड़ा कमज़ोर है। पर यदि आप धीरे धीरे हर महीने थोड़े थोड़े शेयर्स खरीद के निवेश करते रहें तो न केवल आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे जैसा इन सज्जन का प्रश्न था, बल्कि आप जैसे स्वाति जी ने पूछा, आगे चलकर शहरों में अच्छी कमाई होगी। ऐसे कई क्षेत्र आपको प्राप्त हैं, बहुत अच्छे क्षेत्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियल एस्टेट में आज निवेश करने पे 3 साल में यदि अच्छी कंपनी में आप निवेश करते हैं तो निवेश दुगना भी हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स के अलावा यदि आप बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा फायदा हो सकता है। चलिए, यहाँ पर कविता आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास किसी दर्शक का सवाल है? जी, हमारे यहाँ कई स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट रिलेटेड एक सवाल है, पूछिए अपना सवाल। पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रजनीशा है और मैं जमनालाल बजाज मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट स्टडीज़ की छात्रा हूँ और मुझे सीमेंट स्टॉक में इंटरेस्ट है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये बजट सीमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से कैसा रहेगा? देखिए, आज के बजट ने आपके लिए सीमेंट क्षेत्र में निवेश करने का बहुत अच्छा एक लेवल पैदा किया है। आज के बजट को यदि आप देखें तो एक तरफ वित्त मंत्री ने सीमेंट में जो इनपुट्स आते हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, जैसे पेटकोक और जिप्सन। तो दूसरी तरफ जो सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अब सीमेंट क्षेत्र में एक दिक्कत और ये है कि वहाँ पर सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप अपने मैनेजमेंट स्टडीज़ में पढ़ रहे होंगे। तो ये आशा की जाती है कि 2-3 महीना या हो सकता है दिवाली तक सीमेंट क्षेत्र पर
सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड का प्रेशर रहेगा, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में भी थोड़ा स्लो डाउन आया है। तो मेरी राय आपसे ये रहेगी कि यदि आप सीमेंट क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले कम से कम 2 साल का नज़रिया रखिए, और आज से लेकर दिवाली तक धीरे धीरे 5-10% निवेश करते जाइए, और फिर 2 साल बाद आप पाएंगे कि आपने यदि श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट या ACC या कुछ हद तक अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे अच्छे शेयर खरीदे तो 24 महीने बाद आप उनको आज के स्तरों से डबल भी पा सकते हैं। बहुत अच्छा क्षेत्र आपने चुना है निवेश के लिए, पर धीरे धीरे करिए गिरावटों। चलिए, सवाल तो अभी और भी हैं, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे और आपके सवाल लेंगे और हमेशा की तरह उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।